धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाथरस मामला याद है कि भूल गए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला तो है नहीं जो आप लोगों को बखूबी याद दिलाता रहेगा। मीडिया रात दिन उसी का गीत गुनगान करने में लगा रहेगा। इस मामले में जांच कर रही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद विपक्षी पार्टियां और पीड़ित परिवार काफी खुश है, संतुष्ट है। उसे लग रहा है कि सही तरीके से जांच हुई है, अब आरोपियों को सजा मिलकर रहेगी। लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं सीबीआई पर। क्या है वो सवाल और क्यों खड़े हो जाते हैं वो सीबीआई पर, उन्हीं पर गौर करेंगे इस पूरी खबर में। 3 हिस्सों के अंदर पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिलहाल खबर के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। इसमें गौर कर लेते हैं कि चार्जशीट आखिर क्या दाखिल की गई है, चार्जशीट आखिर कितने पन्नों की दाखिल की गई है। तो हाथरस की SC/ST कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। आपको बता दें, ये जो लड़की जिसकी उम्र 19 साल थी, जिसके साथ ये दरिंदगी हुई थी, ये वाल्मीकि समुदाय से आती है, यानी कि ये SC/ST का मामला बनता है। तो इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ तो वो स्पेशल कोर्ट जो SC/ST की है उसी में चलेगा। तो चार्जशीट वहीं पे दाखिल होना लाजमी था। तो वहां पर 2000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है सीबीआई ने। इसमें जिसको आरोपी बना गया है वो मुख्य आरोपी संदीप, रामू, रवि और इसके अलावा लवकुश हैं। यानी कि चारों को सीबीआई ने गैंगरेप का दोषी माना है और हत्या का दोषी भी माना है। लवकुश जो खुद को नाबालिग साबित करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में बीच में खबरें बताते हुए हमने उसका नाम बताना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके परिवार के लोगों का दावा था कि वो नाबालिग है और नाबालिग का नाम बता नहीं सकते हैं, लेकिन सीबीआई ने उसको नाबालिग नहीं माना है। तो 2000 पन्नों की चार्जशीट, चारों को आरोपी बनाया गया, गैंगरेप का, हत्या का। लवकुश को जो है नाबालिग सीबीआई ने मानने से इनकार कर दिया है। लड़की यानी कि जो मृतक अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसके आखिरी बयान के आधार पर सीबीआई ने चार्जशीट तैयार की है। यानी कि सीबीआई का पास जो आधार है सबसे बड़ा, वो इस मामले में लड़की का आखिरी बयान है। SC/ST कोर्ट में 4 जनवरी को इस पर सुनवाई शुरू होगी। देखना दिलचस्प होगा सीबीआई द्वारा लगाए गए इन चारों लड़कों पर गैंगरेप और हत्या के आरोप कितने टिक पाते हैं। इस चार्जशीट में गुजरात के गांधीनगर में हुए जो पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी सीबीआई ने लगाई है। बता दें आपको, इस मामले में नार्को जो टेस्ट हुआ है वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। इन चारों को वहां ले जाया गया। वहां से लाने के बाद इनको फिलहाल अलीगढ़ की जेल में रख दिया गया है। इनको फिलहाल क्वारंटीन कर रखा है जब से गुजरात से लौटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या उत्तर प्रदेश में नार्को की व्यवस्था नहीं है? सीबीआई ने गुजरात के गांधीनगर ले जाकर ही क्यों किया? इस बारे में भी सीबीआई को क्लियर बताना चाहिए। हमारे पास जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश जहाँ के सीएम आदित्यनाथ योगी जो कह रहे हैं अमेरिका से भी ज़्यादा विकास कर रहे हैं यहाँ का, और यहाँ फिल्म सिटी बनने जा रही है, तो क्या यहाँ की पुलिस के पास नार्को टेस्ट की व्यवस्था नहीं है? और अगर है तो यहाँ से छोड़कर गुजरात के गांधीनगर ले जाकर नार्को टेस्ट क्यों कराया गया? अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। चार्जशीट दाखिल होने के बाद राजनीतिक पार्टियां और पीड़ित परिवार काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता या यूं कहें उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए, जो चीजें परिवार आरोप लगा रहा था, जो चीजें हम लोग उठा रहे थे, वो ही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यानी कि अपने आरोप पत्र में दाखिल की है। और साबित हो गया है कि किस तरीके से हाथरस में इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। मृतका की भाभी ने तो यहां तक कह दिया है कि अब हमें लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा, पहली लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, या यूं कहें लड़ाई की पहली शुरुआत अब हो चुकी है। लेकिन सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहता है जी। सीबीआई कह रही थी कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और तमाम लोगों ने मिलकर गिराया। बाकायदा एक लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल की गई थी इनके खिलाफ, लेकिन कोर्ट में जाकर टाइम फिक्स हो गई। सीबीआई कह रही थी कि नोएडा के अंदर जो आरुषि कांड हुआ था 2008 में, डॉक्टर दंपत्ति, तलवार दंपत्ति थे वो, उनकी बेटी की जो मर्डर हुआ था, नौकर जो है छत पे पड़ा मिला था, वो इन्होंने ही किया था। लेकिन बाद में वो भी जाके अदालत से जमानत पर रिहा हो गया और अदालत ने कहा ये क्या चार्जशीट है। एक सीबीआई कुछ चार्जशीट दाखिल कर रही थी, दूसरी सीबीआई कुछ चार्जशीट दाखिल कर रही थी। तो क्या इस मामले में ये ना कहा जाए कि सीबीआई अपनी जान को मुसीबत खड़ा नहीं करवाना चाहती थी, या सरकार ने उसे इशारा किया कि ऐसा है, चार्जशीट दाखिल कर दो, जो आरोप आपको लगाने वो दाखिल कर दो। कोर्ट में जब वो आरोप टिकेंगे ही नहीं तो आप क्या कहोगे? फिर ये लाइन निकल के आएगी कि देखो ये लोग झूठ बोल रहे थे, उस लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अदालत ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया।
तो यहां ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या सरकार के इशारे पर सीबीआई ने इस तरीके की चार्जशीट दाखिल की है, क्योंकि सीबीआई जो है सिर्फ उस लड़की के बयान को आधार बना रही है। और क्या वाकई में सीबीआई ने एक ठोस चार्जशीट दाखिल की है, वो सजा दिलवा पाएगी, या जैसे बाबरी मस्जिद हवा में गिर गई, पता ही नहीं चला किसने आके गिरा दी, आरुषि को किसने मारा आज तक पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे ही सीबीआई का बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है, उसको भी कुछ पता नहीं कहाँ पे किन मामलों में वो फेल हुई है। तो ये इस मामले में कितनी सीबीआई की चार्जशीट कामयाब होंगी, इस पर सवाल खड़ा होना बहुत लाजमी है और उठना ही चाहिए। और देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई यहां फिर से अपनी क्रेडिबिलिटी को गिराती है या वाकई में उसने एक ठोस चार्जशीट तैयार की है। अब खबर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। सीबीआई की चार्जशीट तो सामने आ गई, एसआईटी की रिपोर्ट कहां है आदित्यनाथ योगी जी? उत्तर प्रदेश के सीएम बताएं कि आखिर उनकी एसआईटी की रिपोर्ट कहां है। 14 सितंबर का वो मनहूस दिन था जब खेत में इस बच्ची के साथ हैवानियत हुई। उसके बाद 29 सितंबर की वो सुबह आई जब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस बच्चे की मौत हो गई। और उसके बाद रही सही कसर पुलिस वालों ने पूरी कर दी। 30 सितंबर की रात उसकी लाश को उसके परिवार की गैर मौजूदगी में जला दिया, जिसे अंतिम संस्कार का रूप दिया गया। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को 17 अक्टूबर को सौंप दी गई। गाजियाबाद की सीबीआई यूनिट ने एक एफआईआर दर्ज की और उसके बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी और 17 दिसंबर को अपनी चार्जशीट 2000 पन्नों से ज़्यादा की दाखिल कर दी। यानी कि 17 अक्टूबर को जांच शुरू, 17 दिसंबर को इस मामले में चार्जशीट दाखिल। 2 महीने में सीबीआई ने अपना काम पूरा कर दिया। अब कोर्ट में देखेंगे सीबीआई के काम में कितना दम है और क्या वाकई में सीबीआई ने कुछ काम किया है या टाइम पास करके ऐसे चार्जशीट दाखिल कर दी और अदालत कल को ये कहेगी कि चारों आरोपी जो हैं बरी किए जाते हैं। लड़की तो वैसे ही मर गई, किसी ने वैसे ही मार दिया, उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। उसी दौरान आदित्यनाथ योगी ने एक एसआईटी बनाई थी, उसमें 3 ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश के बड़े सीनियर ऑफिसर, उसमें एक एससी महिला ऑफिसर जो है उनको भी शामिल किया गया था ताकि ये लगे कि भाई एससी लड़की से जुड़ा हुआ मामला है तो एक एससी आईपीएस महिला को भी इसमें शामिल कर लेते। लेकिन वो जांच रिपोर्ट आज तक पता नहीं कहाँ है, एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी है कुछ उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। स्टेट होम सेक्रेटरी थे उसमें जिनका नाम है भगवान स्वरूप, और इसी तरीके से एडीजी चंद्र प्रकाश, और उनके अलावा आईपीएस पूनम थी। उनकी एसआईटी रिपोर्ट का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। किसी के पास कोई जानकारी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि जब एसआईटी ने जांच शुरू की तो एसपी विक्रांत वीर सिंह जो उस वक्त हाथरस के एसपी थे, उनके अलावा एक डीएसपी, एक थानेदार समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड करके दिखाया कि एसआईटी की जाँच शुरू होते ही जो है आदित्यनाथ योगी की सरकार ने 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, एसपी समेत। लेकिन डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पर दुनिया भर के सवाल उठे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी कोरोना से मर जाती तो क्या मिल जाता। अदालत उस पर सवाल उठा रही है, डीएम की भूमिका पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और ये पीड़ित परिवार लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन वो डीएम आज भी वहीं बना हुआ है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो एसआईटी की रिपोर्ट का क्या हुआ और एसआईटी की रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा है और क्या उस एसआईटी की रिपोर्ट को बाद में पिछले दरवाजे से कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि मामला इससे जुड़ा हुआ जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में विचाराधीन है, जिसमें अगली तारीख जो है वो 27 लगी हुई है। वहाँ पर सीबीआई को ये बताना है कि जो लड़की को रात में जलाया गया था वो आखिर किस कानून के तहत, किस अधिकार के तहत पुलिस ने और प्रशासन ने जलाया था और परिवार के लोगों की गैर मौजूदगी में आखिर क्यों जलाया था और पिछले 14-15 दिन में उस बच्ची के साथ किस तरीके का व्यवहार जो है पुलिस और प्रशासन का रहा था। तो ये 3 चीज़ें उभर रही थी, मुझे लगा कि आपके सामने लाई जाएँ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।